स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 9 सिविक्स से फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई इज़ डेमोक्रेसी पढ़ेंगे। आप जानते हैं भारत को दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है, सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश कहा जाता है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब है प्रजातंत्र, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि प्रजा सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ हम लोग देखें इंट्रोडक्शन में, जैसा कि मैंने बताया है, अ सिंपल डेफिनेशन फॉर द डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यह एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि रूलर्स जनता के द्वारा चुने जाते हैं। यानी डेमोक्रेसी की यह व्यवस्था है कि इसमें वही रूलर बन सकते हैं, यानी शासन उन्हीं का हो सकता है जिसे कि जनता चॉइस से चुनेगी, जिसे जनता चुनेगी। अब इसमें 4 इम्पॉर्टेंट टर्म्स आप देख रहे हैं जिसे कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है, और ये 4 हैं 1, 2, 3 एंड 4, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द रूलर्स, द इलेक्शन एंड द पीपल। इस टर्म को यदि हम समझ लें तो इससे कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी बहुत हद तक समझ में आ सकता है। इसमें हमने जैसे 1, 2, 3, 4 किया है, लेकिन हम लोग 4 से शुरू करेंगे। यानी जैसा कि मैंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण जनता है, तो हम लोग यहाँ जनता से शुरू करते हैं, और इस डेमोक्रेसी का सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर कह लें जनता है, लेकिन उस पिलर में से, इस 4 पिलर में से सबसे अंतिम पिलर जो कि यह भी महत्वपूर्ण है, वह है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार। तो द पीपल, ये द पीपल कौन है? यानी वो लोग जो वोटिंग के थ्रू, यानी इलेक्शन में वोटिंग करते हैं और अपने रूलर्स को चुनते हैं, और जो रूलर चुने जाते हैं वो मिलकर फिर सरकार का निर्माण करते हैं, सरकार की स्थापना करते हैं। ये सभी आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि हर एक 5 साल में लोकसभा के चुनाव होते हैं, उसी तरह से विधानसभा के चुनाव होते हैं। ये एक जनरल इंटरवल है 5 साल का, जिसमें कि इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं भारत में। वह भी डेमोक्रेटिक कंट्री का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, बल्कि डेमोक्रेसी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो डेमोक्रेसी वह व्यवस्था है जिसमें कि जनता इलेक्शन में अपने वोट कास्ट करती है और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनती है। जनता हमेशा रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनती है, और फिर रिप्रेजेंटेटिव्स ही मिलकर एक सरकार का गठन करते हैं। तो इस तरह से यदि हम लोग देखें कि बाकी 3, इलेक्शन, रूलर और गवर्नमेंट, ये तभी फॉर्म हो सकता है जबकि पीपल हो। क्यों? तो चाहे रूलर हो या गवर्नमेंट हो या पीपल, दोनों ही कंडीशन में, यहाँ इलेक्शन की जब बात करें तो इलेक्शन में भी 2 हिस्से हो जाते हैं। इलेक्शन में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसे 2 कैटेगरी में कर सकते हैं। एक हो गए कैंडिडेट और दूसरे हो गए वोटर। कैंडिडेट जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, और वोटर जो कि उन कैंडिडेट्स में से किसी एक को अपने वोट के थ्रू चुनते हैं। तो पीपल्स के बीच में से ही वो भी होते हैं, तो इसलिए पीपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रूलर कौन बन सकते हैं? जिन्हें कि जनता इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोट देगी, और उसके बाद ये रूलर क्या करते हैं? ये रूलर मिलकर ही सरकार का निर्माण करते हैं, और फिर सारी व्यवस्था, सारे जितने भी मेजर डिसीजन होते हैं वो यही सरकार देती है। तो यहाँ सरकार के बजाय यदि हम कहें कि यहाँ डेमोक्रेसी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर फिर हो जाता है कि डेमोक्रेसी में जितने भी मेजर डिसीजन होते हैं वो कौन लेती है? जनता नहीं लेती है। जनता के पास इतने सारे काम हैं और यह संभव भी नहीं है कि सभी को इसके लिए बुलाया जाए। तो ऐसे में जनता अपने बीच से रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है कि आप हमारे लिए जो भी मेजर डिसीजन हो वो लें, जो कि हमारे वेलफेयर के लिए हो। तो इस तरह से डेमोक्रेसी में ये क्लियर है कि जनता जिसे चुनेगी वही रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे, और उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर फिर सरकार का निर्माण होती है। अब कुछ इम्पोर्टेंट जो फीचर्स होते हैं जो कि डेमोक्रेसी में बहुत ज़रूरी है, कहा जाता है कि यदि इस तरह की व्यवस्था चल रही है तो आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखें मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स यानी कि जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि जब सरकार का निर्माण हो जाता है तो जनता उन्हें यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देती है कि आप हमारे लिए सारे महत्वपूर्ण निर्णय लीजिए जो कि एक सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ज़रूरी हो, देश के निर्माण के लिए ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं परवेज़ मुशर्रफ
इनके बारे में भी आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे हैं। तो उनका एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें यह प्रूफ करने की कोशिश की गई है कि डेमोक्रेसी में मेजर डिसीजन कौन लेता है, इलेक्टेड लीडर। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो ऐसे सिस्टम को आप कंप्लीट डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं। दो एग्जाम्पल इसमें लिए गए हैं, एक है जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो कि पाकिस्तान से हैं, और दूसरे हैं आपका दूसरा जो एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है वह है मेक्सिको का। तो देखिए क्या क्या हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं दोनों एग्जाम्पल्स में। एक है जनरल परवेज़ मुशर्रफ, मिलिट्री को अक्टूबर 1999, अक्टूबर 1999 में यह घटना घटी कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ कौन थे, आर्मी चीफ थे, उस समय आर्मी के अध्यक्ष थे, और उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ थे। अचानक ही रातों रात जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी सेना की सहायता से परवेज़ मुशर्रफ के शासन को बदल दिया, यानी उन्हें उनके घर में ही डिटेन कर दिया गया और यह घोषणा की गई कि आज के दिन से, यानी अक्टूबर 99 में जब यह घटना घटी थी, उस दिन से परवेज़ मुशर्रफ ने अपने आप को प्रेसिडेंट के रूप में इस्टेब्लिश करने की बात कही। अब खुद को ही डेजिग्नेट कर लिया प्रेसिडेंट के लिए, उन्हें किसी ने किया नहीं। जबकि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जनता ये डिसाइड करती है, ऐसा उन्होंने नहीं किया। खुद को उन्होंने प्रेसिडेंट घोषित कर दिया और बाकी जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम से बनी हुई सरकार थी उसे रिमूव कर दिया, और जो राष्ट्रपति थे उन्हें भी डिटेन कर दिया गया। इसके बाद 1999 में जब यह घटना घटी, 3 साल बीते, 3 साल बाद उन्होंने यह फैसला लिया कि एक रेफरेंडम करवा लेते हैं। रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत, यानी जनता से उनका मत लिया जाए। मत कहने का मतलब यहाँ पर इलेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें वोट देते हैं और वह भी मत ही कहलाता है। लेकिन यहाँ रेफरेंडम का मतलब जनता की भावना, जनता क्या सोच रही है ये उनसे पूछना। ठीक है, ये रेफरेंडम लिया गया किस चीज़ को लेकर? ये रेफरेंडम नई सरकार बनाने को लेकर नहीं था, बल्कि यहाँ पर था कि और इन्हें कितने दिन तक प्रेसिडेंट बने रहना चाहिए। तो यह रेफरेंडम करवाया गया 2002 में, और इस रेफरेंडम के थ्रू परवेज़ मुशर्रफ को अगले 5 साल के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का तय किया गया, यानी ग्रांट किया गया कि अगले 5 वर्ष तक वो काम करेंगे। लेकिन चूंकि यह एक डेमोक्रेटिक सिस्टम से बना हुआ प्रधान नहीं था, तो ऐसे में बहुत सारे लोगों ने इस रेफरेंडम का प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि ये डेमोक्रेटिक वे में नहीं लिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें फिर होता है लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या है? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर यानी संविधान के अनुसार कुछ काम करना। तब जब 5 साल के लिए उनके पोस्ट को ग्रांट कर दिया एक्सटेंशन का, तो ऐसे में सबसे पहले उन्होंने क्या किया? अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली। ये व्यवस्था इससे पहले नहीं थी कि प्रेसिडेंट कभी भी नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली को डिसमिस कर सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट जानते थे, परवेज़ मुशर्रफ जानते थे कि ये यदि आपका लोकल इंस्टीट्यूशन, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, वह यदि पावरफुल रहे, तब फिर ऐसे में इनका शासन करना बहुत दिनों तक संभव नहीं है। तो ऐसे में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया और उसके अनुसार तय हुआ कि अब प्रेसिडेंट के हाथ में यह पावर होगी, यह शक्ति होगी कि वह नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली को डिसॉल्व कर सके, समाप्त कर सके, डिसमिस कर सके। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वुड सुपरवाइज सिविलियन कैबिनेट। नेशनल सिक्योरिटी को हैंड ओवर कर दिया कि वो सिविलियन कैबिनेट को सुपरवाइज करे, यानी सिविलियन कैबिनेट किस तरह से काम करेगी, सही काम कर रही है या नहीं कर रही है, यह एक पार्लियामेंट्री कमेटी को ना देकर अब सिविलियन कैबिनेट को दे दिया गया। तो ये दोनों ही डिसीजन कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे। सबसे पहले तो इनकी स्थापना ही, इन्होंने जिस तरह से पोस्ट को डेजिग्नेट किया वह ही गलत था, लेकिन उसके बाद आगे रेफरेंडम, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये सब भी जो किए ये कहीं ना कहीं गलत तरीके से हुआ, जो कि डेमोक्रेसी के बिल्कुल अगेंस्ट था। क्यों? क्योंकि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। कहता है कि
यदि आप कहते हैं कि डेमोक्रेसी है, तो ऐसे में फाइनल डिसीजन मेकिंग का पावर जो होता है वो पूरी तरह से जनता के ही हाथ में होना चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है आपका फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन के लिए, यानी डेमोक्रेसी में मेजर डिसीजन कौन ले सकता है, तो पीपल्स को ही लेना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में ये एग्जाम्पल सेट हुआ कि डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बावजूद भी वहाँ पर गलत तरीके से एक सैन्य अध्यक्ष ने एक चुनी हुई सरकार को हटाया और अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित करके गलत तरीके से काम किया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा जो फीचर है इसका वो है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। डेमोक्रेसी कहता है कि एक अच्छी डेमोक्रेटिक कंट्री वही हो सकती है जहां पर कि इलेक्टोरल कंपटीशन किस तरह का हो, तो फ्री हो और फेयर हो। याद रखिए, ये फ्री और फेयर बिल्कुल अलग अलग टर्म हैं और दोनों के मायने भी अलग अलग है। यहाँ अब एग्जाम्पल लिया गया, इन चाइना इलेक्शन इन 5 years इलेक्टिंग नेशनल पीपल्स कांग्रेस। चाइना में क्या होता है, चाइना के बाद फिर मेक्सिको को हम लोग देखेंगे। चाइना में क्या होता है, हर एक 5 साल पर इलेक्शन होता है, ठीक उसी तरह से जैसे कि हमारे देश में होता है। लेकिन इसके बावजूद भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ 2 नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, तो उसमें चाइना का एक नाम आता है। चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। क्यों नहीं है, जबकि इलेक्शन तो वहाँ हो रहे हैं। और ये इलेक्शन जब होता है तो पीपल किस चीज़ को इलेक्ट करते हैं, जैसे हमारे देश में हम लोग पार्लियामेंट यानी सांसद को इलेक्ट करते हैं, विधायक को इलेक्ट करते हैं, वैसे ही जब चाइना में इलेक्शन होता है तो वहाँ पर नेशनल पीपल्स कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट होता है, यानी कि वहाँ के पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। अब हमारे देश के इलेक्शन में और यहाँ के इलेक्शन में क्या फ़र्क है। हमारे देश में क्या है, ऑल आर फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन इफ़ दे आर एलिजिबल। हमारे देश में कोई भी व्यक्ति जो कि एलिजिबल है इलेक्शन लड़ने के लिए, वो चाहे तो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है और यदि उसे सबसे ज़्यादा वोट मिलता है तो वह जीतेगा भी। लेकिन चाइना में बिल्कुल ये नहीं है। वहाँ पर है कि यदि किसी व्यक्ति को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है तो इसके लिए उसे चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल लेना ज़रूरी है। यदि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी उसे अप्रूवल दे देती है तभी वो कैंडिडेट बन सकता है, अदरवाइज़ नहीं बन सकता है। यहाँ एक चीज़ और बता दूँ कि चाइना में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है और वो है कम्युनिस्ट पार्टी। वहाँ पर किसी अदर पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनियन, ये सब के फॉर्मेशन को गलत माना गया है, अगेंस्ट द कंट्री रूल कहा गया है, देशद्रोह माना गया है, तो वहाँ नहीं कर सकते हैं। इसलिए इलेक्शन यदि लड़ना है तो आपको कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी आप लड़ सकते हैं। तो ये फेयर नहीं है, ये फ्री नहीं है। उसी तरह से ये हो गया फ्री का, यानी वहाँ फ्री नहीं है लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए कि भाई मैं एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता हूँ, तो जनता के पास मैं जाता हूँ कि वो चुनती है या नहीं चुनती है। तो वहाँ जनता से पहले कौन चुनती है, तो कम्युनिस्ट पार्टी चुनती है, जो कि गलत हो गया। फिर है मैक्सिको, PRI इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। ये वहाँ की एक पॉलिटिकल पार्टी थी। जब से आज़ादी मिली उसे, आज़ादी के बाद से जितने दिनों तक वहाँ पर सरकार बनी, वो सारी सरकार PRI की ही बनी। यूज्ड टू विन ऑल इलेक्शन, PRI यूज्ड मेनी डर्टी ट्रिक्स टू विन। अब फेयर की बात हम लोग कर रहे हैं, फेयर इलेक्शन होना चाहिए, यानी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक तरफा जीत हो किसी भी पार्टी की। डेमोक्रेसी हमेशा पक्ष और विपक्ष दोनों को ही चुनती है। आप देखते हैं हमारे देश में बीजेपी के कई सारे लोग जीते हैं। आज बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस भी अपोजिशन में है और दूसरी पार्टी अपोजिशन में। लेकिन यहाँ पर आज़ादी के बाद से 2000 तक, 2000 ईस्वी तक सिर्फ और सिर्फ PRI ही जीतते आई और हमेशा उनकी सरकार बनी। और इसका एकमात्र कारण था कि वो गलत तरीके से इलेक्शन लड़ते थे, यानी इलेक्शन को प्रभावित करते थे, लोगों को फेयर वोट नहीं डालने देते थे, उन्हें प्रेशराइज करके वोट डाला जाता था। ठीक है, जिसके कारण से इनकी सरकार बनी। लेकिन 2000 में जाकर ये सिस्टम चेंज हो गया और अब वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो पाता है।
व्हाट कैन वी कंक्लूड, क्या इसका अंतिम निष्कर्ष क्या है? अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस टू विन। कहता है कि फ्री एंड फेयर कब कहा जाएगा इलेक्शन? ये तब कहा जाएगा जबकि जो अभी पावर में है वो उसके भी हारने का बराबर चांस बना रहे। यदि पहले से ही तय हो गया कि यही जीतेगा तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि डेमोक्रेसी का जो एक दूसरा फीचर है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, वो कहीं ना कहीं प्रिवेल नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये थी आज का चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई इज डेमोक्रेसी का इंट्रोडक्शन, और 2 टॉपिक्स हमने डिस्कस किए। अगले वीडियो में फिर से एक बार हम लोग इसी चैप्टर को लेकर आएंगे और इसके आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो होंगे 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। ठीक है, दूसरा होगा रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स, और तीसरा तब फिर पढ़ेंगे डेमोक्रेसी एंड इट्स फीचर। ये 2 और स्पेशलिटी के बारे में पढ़ेंगे डेमोक्रेसी में कि किस तरह से डेमोक्रेसी में वर्क होता है, उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, ओके स्टूडेंट।